हेलो दोस्तों। आई एम राम। और क्लासेस, सबसे बड़ी बात कि क्लासेस कंटिन्यू होना एक वापसी और टीम का ऐसा जुनून कि प्रेशर होता है हम पे कि डे में 2 क्लासेस लीजिए, 3 क्लासेस लीजिए। तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जितना होगा उतना कराया जाएगा। और इवन मैं कह सकता हूँ आपको पूरा कराया जाएगा, परेशान ना हो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहली बात मैं चैनल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पर सारी क्लासेस, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स हो, क्लियर है। ये आपकी प्लेलिस्ट है। यहाँ पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। पॉलिटी विद कॉन्सेप्ट, तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यहाँ पे आपके एम लक्ष्मीकांत सर की बुक चल रही है। ये प्लेलिस्ट आपकी करंट अफेयर की है। ये यहाँ पर सी सेट चल रहा है। ये आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स चल रहा है, क्लियर है। दूसरी बात कि आपको और अगर कंटेंट चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। रीजन तो देखो, सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना। फ़ायदा आपका ही है, आपके लिए ही किया जा रहा है, आपका ही बेनिफिट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखेंगे कि अगर ये कंटेंट अगर आपको चाहिए, आपको क्वेश्चन पोल चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, या आपको करंट अफेयर के आर्टिकल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? कम्युनिटी में हमारे। जैसे ही कोई पोस्ट आएगी, जैसे कोई पोस्ट यहाँ से डाली जाएगी, तो आपको सबसे पहले कम्युनिटी की ही नोटिफिकेशन मिला करेगी। और ये नोटिफिकेशन तब तक मिलना पॉसिबल नहीं है इन द केस ऑफ यूट्यूब, जब तक चैनल सब्सक्राइब ना हो। आपको अगर ईच नोटिफिकेशन चाहिए, अगर छोटी से छोटी भी कोई बात चैनल पे हो रही है, कोई क्लास आ रही है, या कुछ भी हलचल हो रही है, अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें। कोई वॉइस की प्रॉब्लम है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा अदर इशू है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो लाइक किया करें, ताकि टीम का मोटिवेशन बना रहे, हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है क्या? तो आज का टॉपिक है करंट अफेयर की। ये 7th क्लास आने जा रही है। 6 नहीं, 7th है, ठीक है। और इससे भी पहले क्लासेस आई हैं। रीजन क्या है, ये 7th क्लास कौन सी है मैं बता देता हूँ। जब से हमने कंप्रहेंसिव पढ़ना चालू किया था कि हम देश दुनिया के जो मुद्दे हैं उन्हें कंप्रहेंसिव वे में पढ़ेंगे, ना कि वन लाइनर वे में। क्योंकि वन लाइनर वे में आप वन डे एग्जाम तो क्लियर कर सकते हैं, बट कंप्रहेंसिव वे से आप अनदर एग्जाम जो यूपीएससी लेवल पर है या पीएससी लेवल पर हैं, इन्हें भी आप इजीली कवर कर सकते हैं, क्लियर है। तभी पता होगा कि हाल ही में हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। बात समझ में आ रही है? चुने गए। तो उन्हीं के बारे में कि आखिर जो चंद्रचूड़ जी हैं, डीवाई चंद्रचूड़, उन्हें कैसे नियुक्त किया गया या कैसे चुना गया, क्या प्रोसेस है पूरी, ये सारी बातें जानेंगे, क्लियर है। आखिर अगर कॉलेजियम सिस्टम आया तो कब से आया, क्या था 1993 का केस, जिसे दूसरा केस बोला जाता है जुडिशरी सिस्टम के अंदर। सारी बातें कंप्रहेंसिव वे में देखेंगे। आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स बाईलैंग्वेज मिलते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्लियर है। यही सारी चीज़ें आपको यूट्यूब की कम्युनिटी पर पोस्ट की जाती हैं। रीज़न क्या है, अगर हम बोलें कि हम आपको टेलीग्राम बनाएंगे, फिर टेलीग्राम में पीडीएफ देंगे, तो इससे बेहतर होता है कि पहले ही जो टीम है वो आपको टाइप करके वहाँ नोट्स दे देती है, और देन उसके बाद क्लास आती है, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान देना है आपको। तो जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं, ये आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 49वें सीजीआई उदय उमेश ललित के उत्तराधिकारी हैं। ये बात समझ में आ रही है कि किसकी प्लेस ले रहे हैं ये? उदेश उमेश ललित की।
और किस नंबर के न्यायाधीश हैं? 50वें नंबर के। बात समझ में आ गई? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैज बीन अपॉइंटेड एज द 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सक्सीडिंग 49th CJI उदय उमेश ललित। क्या ये बात क्लियर है? तो आपको ये ध्यान देना है कि किसके उत्तराधिकारी हैं, तो उदय उमेश ललित के उत्तराधिकारी हैं। किस नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। क्लियर है? तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का अपेक्षाकृत 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। तो अब अगर आप देखेंगे कि उन्हें कब हटाया जाएगा या कब निवृत्त होंगे, तो है 10 नवंबर 2024। तो यानी अब से लेकर 2022 से लेकर 2024 तक चीफ जस्टिस कौन रहने वाले हैं? DY चंद्रचूड़। क्लियर है? ये बात याद रखनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन की अगर बात करें, तो भारत न्यायिक प्रणाली के 3 स्तरों पर काम करता है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। बात समझ में आ रही है? तो जो सबसे सुप्रीम है वहाँ सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट और लोकल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधीनस्थ न्यायालय होती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे जब फंडामेंटल राइट ब्रेक होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं। अगर आर्टिकल 226 का यूज करते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, और अगर आर्टिकल 32 का यूज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो भारत के अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान में कहा गया है कि भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यानी भारत का क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या में निर्धारित नहीं करती है 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं या जज हैं उनकी नंबर ऑफ काउंटिंग या नंबर कि आखिर कितने होंगे वो फिक्स है, कि जब तक संसद न चाहे ले इस बात को, पार्लियामेंट न चाहे, तब तक ये 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते सुप्रीम कोर्ट के केस में। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है ये बात? आगे बढ़े। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित नियम है। तो नियम कौन कौन से हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा जो राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे, और 65 वर्ष की आयु तक वह इस पद पर बने रहेंगे। तो कौन नियुक्त करता है चीफ जस्टिस को? प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो है राष्ट्रपति। क्लियर है? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद पर कब तक बना रह सकते हैं? 65 वर्ष। जब तक उनकी 65 साल की एज नहीं हो जाएगी तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, उस पद को धारण किए रह सकते हैं। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। तो जो मुख्य न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट के परामर्श है राष्ट्रपति के, वो बाध्यकारी नहीं है। आप फोर्सफुली उसे नहीं कह सकते, बाइंडिंग नहीं है इस चीज को लेकर के। क्लियर है? लेकिन कोर्ट ने माना कि परामर्श प्रभावी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में कोर्ट ने कहा कि CJI का विचार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। कोर्ट ने यह भी माना कि राष्ट्रपति को सलाह देते समय CJI से 2 वरिष्ठतम से परामर्श करने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये केस हुआ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में, इसमें कोर्ट ने कहा कि CJI का विचार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से वो सलाह लें, ऐसा कोर्ट अपेक्षा करता है। किससे? राष्ट्रपति से।
कि राष्ट्रपति 2 और वरिष्ठतम जो उनकी नज़रों में न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट के, उनसे सलाह लें, उनसे परामर्श लें, उनसे मशवरा लें। तो ऐसी अपेक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और ये केस आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। क्लियर है? आगे बढ़े तो सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। सीजीआई और राष्ट्रपति के बीच मतभेद के मामले में सीजीआई द्वारा व्यक्त विचार प्राथमिक होगा। तो अगर दोनों के बीच मतभेद आता है, अगर सपोज करो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उस टाइम पे, जिनके उत्तराधिकारी के रूप में नए चीफ जस्टिस को आना है, अगर सपोज करो एक कोई चीफ जस्टिस है, ठीक है, अब जो ये रिटायर होने वाले हैं और इनके उत्तराधिकारी के रूप में सपोज करो बी को आना है, ठीक है, कैसे आना है? बी को आना है। तो अब क्या होगा? अगर सपोज करो ए कह रहे हैं कि बी ही आने चाहिए नेक्स्ट सीजीआई, और बीच में प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नहीं, बी नहीं आने चाहिए, जो हमारे सी हैं हम उन्हें लेकर आएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो इनके विचार होंगे वो प्रभावी होंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो जो सीजीआई विचार देंगे तो वो क्या होंगे? प्रभावी होंगे। और यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि जुडिशरी के अंदर मोनोपोली चलती है, जुडिशरी की मोनोपोली। सपोज करो कि ए साहब का बेटा है जिनमें मान लो कोई योग्यता नहीं है, समझना बात को, थोड़ा बात डेप्थ की है, कोई योग्यता नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उसे सीजीआई बनना चाहिए, ठीक है। और कोई मान लो अनदर तबके से कोई आ रहा है, कोई बहुत लोअर क्लास से आ रहा है, लेकिन उसमें इतनी योग्यता है कि वो सीजीआई से भी बड़े पद को धारण करने की क्षमता रखता है। लेकिन अब मैटर क्या है? लेकिन ये जो अनदर बंदा है ना, ये सीजीआई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि रिकमेंडेशन चाहिए। किसकी रिकमेंडेशन? चीफ जस्टिस की। चीफ जस्टिस कौन है? ए साहब है। अब ये जो लॉर्ड साहब हैं, इन्हें क्या अपने बेटे में कमी नजर आएगी? सोचो इस बात को। बिल्कुल नहीं आएगी। भाई किसी को अपने बेटे में कमी नजर आती है क्या? नहीं आती। तो क्या होगा? यहाँ पर जो योग्य व्यक्ति है वो तो जज बन ही नहीं पाएगा। क्लियर है? और फिर लोग क्या कहेंगे कि सरकार जो है SC ST को बढ़ावा नहीं दे रही है। आखिर कितने दलित जो है आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं? तो मेन मैटर तो यहाँ पर है ना कि जो रिकमेंडेशन प्रभावी हो वो किसकी है? जुडिशरी की, सीजीआई की। अब जो सीजीआई हैं, जो चीफ जस्टिस हैं उस टाइम के, वो अगर डिसाइड कर लें कि नहीं भाई जो हमारे परिवार का बंदा है वही आएगा, क्योंकि अगर देखेंगे DY चंद्रचूड़ के फादर भी शायद सीजीआई थे, एक बार काउंटर चेक कर लीजिएगा इस फैक्ट को। क्लियर है ये बात? तो जुलाई 1998 में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर अदालत की राय मांगी। तो कब? जुलाई 1998 में। किसने मांगी ये राष्ट्रपति ने। क्लियर है? आगे बढ़े तो 11वें राष्ट्रपति के संदर्भ में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण राय से संबंधित 1993 के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया पर कुछ संदेहों पर स्पष्टीकरण मांगा गया। क्लियर हो रही है बात? तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 1993 में के मामले में क्या मांगते हैं? स्पष्टीकरण मांगते हैं। आई होप बात क्लियर होगी। तो क्रुक्स क्या निकले? ये रहे कि न्यायिक नियुक्तियों में राष्ट्रपति के लिए सीजीआई की राय को ध्यान में रखना अनिवार्य हो गया। सीजीआई की राय सरकार पर बाध्यकारी है, ये भी बात फिक्स हो गई। सीजीआई की राय सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 4 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम के साथ उचित परामर्श के बाद बनाई जानी चाहिए। तो यानी कि 5 जज होने कंपलसरी हैं। अब 5 जजों में मान लो वोटिंग होती है, 3-2 की होनी चाहिए,
है ना, तब वो जाके बाध्यकारी होगा वो निर्णय। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कोलेजियम सिस्टम का मतलब ये है कि 5 जज बैठेंगे और वो अपने आपस में सलाह मशवरा करेंगे और बोल देंगे कि भैया ये पर्सन है, आपको इससे एज अ सीजीआई अपॉइंट करना है। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उन्हें एज अ सीजीआई अपॉइंट कर देंगे। क्लियर है, शपथ दिला देंगे। आई होप बात क्लियर होगी। तो यदि 2 न्यायाधीश प्रतिकूल राय देते हैं तो भी उन्हें सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। क्या है ये, केवल एक अपेक्षा मात्र है कि अगर मान लो दो में सहमति नहीं है, असहमत है वो कि नहीं भैया ये पर्सन अभी कैपेबल नहीं है, ये सीजीआई की पोजीशन नहीं संभाल सकता, तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जो चीफ जस्टिस हैं उस टाइम पे, जिनके उत्तराधिकारी के रूप में नए चीफ जस्टिस को आना है, वो उसकी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को या सरकार को न भेजें। ये केवल अपेक्षा मात्र है। बात समझ में आ रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पात्रता मानदंड क्या क्या है। तो अनुच्छेद 124(3) में कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्तियों को निम्नलिखित मानदंड होने चाहिए। उनमें कौन कौन से। पहला, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उत्तराधिकार में 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो। तो दोनों कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि जब वो कभी पूछता है ना प्रीलिम्स में, बड़ा घमासान मचा देता है। क्योंकि यहाँ 2 कंडीशन है। पहला ये कि एक तो 5 साल तक उन्होंने कहीं एज अ जज अपॉइंट रहे हों किसी भी उच्च न्यायालय में, या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश रहे हों, या एक कंडीशन और है कि उन्होंने 10 सालों तक प्रैक्टिस करी हो। तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि वो कंडीशन देता है घुमा के। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। यह क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। क्लियर है क्या ये बात। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक केवल हमने ये बात समझी कि आखिर एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, या उनकी प्रक्रिया क्या होती है, या उनके लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है। अभी हमने निष्कासन की बात नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो महाभियोग की एक प्रक्रिया अलग है। आर्टिकल 61 में मेंशन है संविधान के कि उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। तो ये हम आने वाली क्लास में एक अलग से क्लास लेंगे महाभियोग की। जिस तरह से हमने पूरा इनके अपॉइंटमेंट को लेकर के इसमें कवर किया है, तो एक महाभियोग की भी क्लास लाएंगे और उसमें हम कवर करेंगे। क्लियर है। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि दूसरे भी बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।